शहीद भगत सिंह का यही आशा था आजादी के लिए, वो क्यों फांसी का फंदा गले लगाए थे? इसी चीजों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए एलआईसी के लिए क्यों भेज रहे हैं भाई? दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेहतर कंपनी बीमा कंपनी है, क्यों एलआईसी में दखल अंदाज कर रहे हैं? एक तरफ से अदानी के इन्वेस्ट करो, 87,000 करोड़ इन्वेस्टेड इन अदानी, झूठा उनको प्रेशर डाल के आज स्टेटमेंट दिलवाया जा, नहीं नहीं हमारा कोई घाटा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, देश को गुमराह करने के लिए। क्या बात है? तो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ, तो पार्लियामेंट में डिमांड कर रहे हैं विपक्षी दल, क्यों नहीं मान रहे? सरकार को मानना चाहिए, चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो, अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, बिल्कुल इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक हफ्ते भर में 10 लाख करोड़ का उनका एक बाष्पीकरण जैसा बात हो गया है। 10 लाख करोड़ छोटी बात नहीं होती है, जिसमें हमारे इंडियन बैंकिंग व्यवस्था पूरा इन्वॉल्व है, एलआईसी इन्वॉल्व है, वो जनता का पैसा है, जनता का इन्वेस्टमेंट है। सोचता सारा देश आक्रोशित है इस बात से, तो इसलिए बाज़ाब्ता चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। क्या आपको दोषी ठहराना पड़ेगा? देश आपको दोषी मानेगा, मान के ही चलेगा? बिल्कुल आप ही को दोष देंगे, देश देना ही पड़ेगा मजबूरन। फिर क्या करे, किसको दोष दे? सभी जानते हैं मिस्टर अदानी आपके मित्र है, आपके बदौलती वो इतने बड़े हैं। कोई मामूली बिजनेसमैन 2 साल के अंदर दुनिया का 2 नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 बिलियनर इन फोर्ब्स लिस्ट। ये पॉसिबल है, संभव है? किसी मामूली बिजनेसमैन को संभव हो जाएगा? बिल्कुल सब जानते हैं, बात को आप नहीं छुपा सकते। बेटर यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मान जाइए, सभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर ही रहेंगे उसमें, आपका क्या जाना है उसमें? क्यों? और एलआईसी को हम साफ सीधा कह रहे हैं, एलआईसी के कर्मचारियों को, एलआईसी के एजेंट्स को 25 करोड़ जो जनता एलआईसी में खाता अपने खुले हुए हैं, उनको हम आश्वासन दे रहे हैं, चाहे मोदी सरकार उसको प्राइवेट कर दिए, लेकिन एलआईसी को हम फिर राष्ट्रीयकरण करेंगे 100%। विल कीप इट इन पब्लिक सेक्टर। इसीलिए एलआईसी के जितने भी मतलब एजेंट है, कर्मचारी है, सभी बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। इस प्रकार का परिवर्तन आएगा, हिंदुस्तान में जरूर आएगा, अभी प्रयास शुरू हुआ है। तो इसी प्रकार का मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, ज्ञान हर किसी के पास हो कि कोई जरूरी नहीं है। आदमी पैदा होते ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, लेकिन इतना तो हमारे को होना चाहिए, ज्ञान जहां मिले वहां से प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास अगर नहीं हो, उपलब्धि नहीं हो, जिस देश में अच्छे अच्छे उदाहरण है वहां से लेना, इंप्लीमेंट करना होना चाहिए। ये भी नहीं हो रहा है हमारे देश में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब तक ऐसा प्रयास नहीं किया है। तो इस गति से आज जिस प्रकार से देश चल रहा है, हमारा एक तरफ से डाउन ग्रेड में हम जा रहे हैं। इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनता, दुनिया का पॉपुलस कंट्री हम बन गए ऑलरेडी। चाइना से भी हमारे पॉपुलेशन बढ़ गया, अभी नए हिसाब किताब बता रहे। तो इससे हम खिलवाड़ ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए देश के युवा से, देश के किसानों से, देश के प्रजा से, देश के जनता से हमारा अनुरोध है, पहली बार मैं बीआरएस बनने के बाद आप ही के पास आया नांदेड़ में, तेलंगाना राज्य छोड़ के। इसके बाद मेरा अगला प्रेस मीट दिल्ली में होगा, तो इसीलिए मैं इतनी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। आपको ज्यादा ट्रबल दिया मैंने सुबह से, तो इसलिए आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, ये बात जनता तक पहुंचाए। और आप एक के बाद एक कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, 1 at a टाइम प्लीज। नहीं, नो एंग्जाइटी प्लीज, 1 at a टाइम। मैं हूं भाई, बैठो आप आराम से। मैं हूं। तो ये बात है, तो इस पे सुनिए, एक मिनट सुनो ना, जल्दी क्यों कर रहे? आई एम हियर। इस देश को हर लिहाज से बचाना है। जाति के नाम पे तोड़ना भी विराद है, हम विरोध करते हैं उसके। मजहब के नाम पे भी तोड़ो, इसका हम विरोध करते हैं। देश का विभाजन भी ठीक नहीं है देश के भविष्य के लिए। देश के पूरे जितने भी सिटीजन्स है, सभी एक ही दर्जे के है, सब एक साथ रहे, इकट्ठे रहे, सभी मिलजुल कर देश का तरक्की करे।
ये हम चाहते हैं, ये हमारी परंपरा रही है, तो इसीलिए ये हमारा पॉलिसी होगा। और कुछ अन्य बातें हैं तो एक एक करके पूछिए। मैं आई एम हियर, प्लीज वेट। सर, इस नोट में रिफॉर्म की बात की गई है, इलेक्टोरल रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म में आप नोट पे कहा गया है कि 6 मंथ के अंदर स्टेट एंड सेंट्रल इलेक्शन शैल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसको आप अगर थोड़ा विस्तार से बता सके, और जुडिशियल रिफॉर्म में किस तरीके के रिफॉर्म की आप बात करते हैं? ऐसा है, आज जो चुनाव हो रहे हैं, इस बात को कई बार चर्चा देश में हो रहा है कि एक चुनाव आता है, कोई मिड टर्म पोल, पूरे राज्य में कार्यकाल बंद, बैन, इलेक्शन बैन। कहीं एक असेंबली में आता है, पूरे जिले में बंद, टप। इस प्रकार का विकास में भी ये बाधा पड़ रहा है। हर किसी का चिंता है कि ज्यादा बार बार चुनाव ना हो, इसका कुछ तरकीब ढूंढा जाए। इसमें कई मतलब प्रपोजल्स है, हमारे सामने भी कुछ प्रपोजल है। उसमें मैंने दिया एक चीज, जहां सरकार गिर जाता है किसी राज्य का, तो बाकी टाइम के लिए ही चुनाव हो, 5 साल के लिए फिर ना हो, ऐसे कुछ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, इस चीज को पूरे विस्तार से, मैंने कम चीज बताया आपको, एजुकेशन पे भी बात करना है, हेल्थ पे भी बात करना है, कई अन्य चीजें भी है। बीआरएस पॉलिसी की टोटल ड्राफ्ट बन रही है, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी फॉर्मर जजेस है जिनको हमने रिक्वेस्ट किया है, वो लोग लगे हुए हैं। हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस भी है, वो लोग भी लगे हुए हैं। कई श्रेया पांड्या, कौशिक बसु जैसे, गोविंद राव जी जैसे अर्थशास्त्री भी है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और कई शास्त्रज्ञ हैं जैसे अशोक गुलाटी जैसे एग्रो इकोनॉमिस्ट भी है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और कम से कम एक 50-60 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स भी है, राज्यों में चीफ सेक्रेटरी के दर्जे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई बड़े पोस्टों पे काम करने वाले लोग भी है। एक 100-125 लोगों की गुट इस पे काम कर रही है। एक डॉक्यूमेंट के शक्ल में कुछ ही समय में हम देश के सामने उसको पेश करेंगे। सर